तो सभी को वंदन अभिनंदन जोहार नमस्कार। तो फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकर विद्या क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेपीएससी सीएससी मेंस का पेपर 3 सेक्शन ए हिस्ट्री के अंतर्गत एंशियंट इंडिया के अंतर्गत एक अध्याय मिलेगा आपको वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के अंदर टॉपिक्स है वैदिक साहित्य की प्राचीनता एवं स्तरीकरण, प्रारंभिक काल के दौरान समाज, अर्थव्यवस्था एवं धर्म। ये सारे टॉपिक आप इस वीडियो में कवर कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक शानदार मोटिवेशन कोट्स की। तो क्या है कोट्स? मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। जी हाँ, बहुत ही शानदार कोट्स है। तो मन से ही यदि जो है जीत और हार का फैसला होता है, तो खुद को खुद से श्रेष्ठ बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है खास? तो इस वीडियो में जो है वो आपका जेपीएससी, बीपीएससी या यूपीएससी मेंस या फिर अदर पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए भी यह काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगा। तो चलिए, क्या है इस वीडियो के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न ये टॉपिक से लेकर क्या रहेगा, इसका सिलेबस कौन सा सिलेबस के अंतर्गत ये टॉपिक होगा। फिर जो है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड 5 PYQ ऑफ डिफरेंट एग्ज़ाम्स के बारे में जानेंगे। फिर नोट्स डिस्कशन करेंगे। फिर लास्ट में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इतना करने से आपका एक टॉपिक लगभग आपका पूरा कवर हो जाता है, आपका पूरा हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इसमें जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक पेपर नंबर 3 से है, जो कि सोशल साइंस होता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है यह टॉपिक। और आगे आपका इसमें जो आप देख सकते हैं कि 6 और जेपीएससी और 7 से 14 जेपीएसटी, यानी यहाँ से लेके आपका ये 4 जो जेपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ से पैटर्न जो कि सिलेबस चेंज हुआ है। तो ये चारों का PYQ आपको देख लेना होगा। और जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो सीएससी जेपीएससी सीएससी के सिलेबस में कहाँ मिलेगा। तो आप यदि आप पीटी से इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको जीएस पेपर 1 के सेक्शन ए के अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत एंशियंट इंडिया, जो कि 5 क्वेश्चंस आते हैं, इससे आप इसको इस पीटी के सिलेबस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं और मेंस की ओर। तो मेंस में आपको पेपर नंबर 3 के अंतर्गत ये टॉपिक मिलेगा, जो कि पेपर नंबर 3 के अंतर्गत सेक्शन ए में हिस्ट्री पढ़ना है, जो कि 100 मार्क्स का होगा। उसके अंतर्गत एंशियंट पीरियड पढ़ना है, जिसके अंतर्गत ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक को ही हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इतिहास के कालक्रम की। तो जो ये टॉपिक है वह कौन से कालक्रम पे आएगा। तो जैसे कि इतिहास है, तो इतिहास को आप प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में डिवाइड करते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता आता है। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में हम लोग आगे वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। और इसका जो कालक्रम है वह क्या है, वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इस कालखंड का यह इतिहास है, और यह इतिहास जो है आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है, जिसमें ऐतिहासिक काल ना कह के इसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका जो अध्याय है वो है वैदिक सभ्यता। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पिछले 4 जेपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन इस पेपर से आए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री से संबंधित आपको 4 सेक्शन पढ़ना होता है। उसमें आपका एंशियंट है, मिडिएवल है, मॉडर्न हिस्ट्री है और
आपका यहाँ पर है हिस्ट्री ऑफ झारखंड। ठीक है, तो इन चारों से चार चार क्वेश्चन आपको दिए हुए रहते हैं, जिसमें से आपको किन्हीं दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, जो कि 40-40 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में ये 11 से 13 जेपीएससी में ये सवाल आया था। उसी प्रकार आपका मेडिएवल में है, ये मॉडर्न का है, और ये हिस्ट्री ऑफ झारखंड का है। यदि 7th से 10th जेपीएससी की बात करें तो इसमें भी आपको एक सवाल आता है एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित, सिंधु घाटी सभ्यता के विशेष प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा करें। ये सवाल पूछा है एंशिएंट हिस्ट्री में। इसी के साथ यदि 6th जेपीएससी की बात करें तो यहाँ पर आपको ये सवाल पूछता है एंशिएंट हिस्ट्री में चोल शासकों के बारे में। तो चोल शासक के स्थानीय शासन प्रणाली के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। यह है सवाल आपका 6th जेपीएससी का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है। जैसे कि वैदिक सभ्यता से एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। यह यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम में 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये आपका चारों ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। ये भी क्वेश्चन आपको आईएएस 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो कि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड है। अब ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ये आपका यूपीपीएससी का प्री 2015 का क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाय, यानी ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति गाय को समझा जाता था। अगला सवाल है सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है, किसके संकेतक है। ऑप्शन है वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या सूत्रों के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुराणों के। अगला सवाल है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और सिर अस्त्रान यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ये कथन नंबर 1 है। कथन नंबर 2 क्या कहता है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। यहाँ पर देख सकते हैं लोहे का ज्ञान आपका सिंधु घाटी में नहीं था। तो ये कथन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को यानी घोड़े को जानते थे। तो जानते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और 1 और 3, यानी 1 नंबर और 3 नंबर जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इस तरह से इस टॉपिक से इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिससे कि आपको इस सब्जेक्ट इस टॉपिक से को कवर करने में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। अब बात करते हैं टॉपिक्स की। तो ये इस टॉपिक्स में इस अध्याय में क्या क्या टॉपिक्स है जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो है आपका पढ़ना है वैदिक साहित्य की प्राचीनता। दूसरा है इसी में वैदिक साहित्य का स्तरीकरण और वैदिक साहित्य यानी ऋग्वैदिक काल के दौरान समाज कैसा था, उसका अर्थव्यवस्था कैसा था और धर्म का जो स्थिति था वो कैसा था। तो ये सारा टॉपिक्स जो है वो जेपीएससी सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का है, जो कि हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारतीय सभ्यता की प्राचीनता। सबसे प्राचीन साहित्यिक यानी वैदिक साहित्य की प्राचीनता। आखिर क्या है वैदिक साहित्य की प्राचीनता, या किस प्रकार से बहुत ज़्यादा प्राचीन है, क्या क्या आधार हैं और इसके प्राचीनता का महत्व क्या है, ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो वेद है वह अपरुषेय है, यह अनादि ज्ञान है और मानवता की प्राचीन बौद्धिक उपलब्धि है। तो ये कहना है यास्क का। और वैदिक साहित्य क्या है, तो बात कर सकते हैं कि वैदिक साहित्य 4 वेदों पर आधारित है। और वो 4 वेद कौन कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इससे संबंधित, इन सबों से संबंधित, इन वेदों से संबंधित ग्रंथ भी हैं, जो कि है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद और वेदांग। यदि प्राचीनता की बात करें, प्राचीनता के महत्व की बात करें, तो भारतीय सभ्यता का जो आयु निर्धारण होता है वह इसी काल से होता है। यानी वैदिक काल से ही अभी का जो सभ्यता है उसको हम लोग जोड़ के देखते हैं। अब आर्यों का आगमन या उद्भव, अभी जो हिंदूवादी व्यवस्था है, हिंदूवादी तंत्र है, सभ्यता चल रहा है, तो उसमें जो आर्य हैं, आर्य का आगमन या उद्भव को भी वैदिक सभ्यता से जोड़कर देखते हैं। जबकि सिंधु एवं वैदिक साहित्य का संबंध हम लोग यह बताता है कि आखिर किस प्रकार से संबंध है। और भारतीय धर्म और अभी का जो भारतीय धर्म है, दर्शन है, सांस्कृतिक है, इन सबों का विकास, परंपराओं का विकास सभी किससे संबंधित है? वैदिक सभ्यता से है, वैदिक साहित्य से है। यदि तिथि निर्धारण के प्रमुख आधार की बात करें, तो यदि वैदिक साहित्य का तिथि निर्माण की आधार की बात करें, तो पहला आधार है भाषा वैज्ञानिक आधार। यानी वैदिक संस्कृत प्राचीन इंडो यूरोपीय भाषा है। जो वैदिक संस्कृत जो है वह क्या है? वह प्राचीन इंडो यूरोपीय भाषा है। और अवैश्यता से समानता के आधार पर इसका जो काल है वह 1500 से 1200 ईसा पूर्व है, ये ऋग्वेद के अनुसार। जबकि पुरातात्विक आधार यह है कि जो पेटेंट ग्रेवेयर PGW और कलर्ड पॉटरी यानी OCP कॉपर हॉर्ड कल्चर से संबंधित है, ये पुरातात्विक आधार। इसके आधार पर जो है हम लोग वैदिक सभ्यता का तिथि का निर्धारण करते हैं। जबकि खगोलीय आधार जैसे नक्षत्रों, अन्यात आदि के वर्णन के आधार पर तिथियों का अनुमान लगाते हैं, लेकिन ये भी पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है। यदि हम लोग विभिन्न विद्वानों का मत लें, तो जैसे मैक्स मुलर हो गया, यह इसका मत था कि वेदों का 4 चरणों में विभाजन हुआ, जिसका काल था 1500 से 600 ईसा पूर्व। बाल गंगाधर तिलक का मत था कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक क्षेत्र है, खगोलीय संदर्भ के आधार पर उन्होंने बताया। और इसका अनुमानित काल 6000 से 4000 ईसा पूर्व उन्होंने बताया। जबकि हरमन जैकोबी जैसे विद्वानों ने यह मत बताया कि नक्षत्रों के आधार पर इसका जो अनुमानित काल है वह 4500 ईसा पूर्व है। जबकि एक अलग विद्वान अविनाश चंद्र दास एवं पावगी ने बताया, उनका मत वेद अत्यंत प्राचीन है, वह बोलते हैं कि अत्यंत प्राचीन है, और उसका अनुमानित काल उन्होंने बताया 5000 ईसा पूर्व से उससे पूर्व। जबकि आधुनिक इतिहासकार बताते हैं इसको भाषा विज्ञान, पुरातत्व और तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित करके यह बोलते हैं कि जो ऋग्वेद का जो तिथि है, वो जो काल है, वह 1500 से 1200 ईसा पूर्व है। यानी ये है ऋग्वेद के अनुसार। अब बात करते हैं ऋग्वेद की प्राचीनता। तो विश्व की सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से एक है ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और लगभग 10,600 मंत्र हैं। जबकि मंडल 2 से 7 को सबसे प्राचीन माना जाता है, और इसमें मुख्य विषय क्या है? देवता, प्रकृति, समाज, जीवन, दर्शन और अध्यात्म।
यदि वैदिक साहित्य और सिंधु सभ्यता की बात करें तो दोनों अलग अलग संस्कृति है, ऐसा माना जाता है कि एक मत यह बोलता है कि सिंधु सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व है, जबकि वैदिक संस्कृति 1500 से ईसा पूर्व के बाद का समय है। जबकि जीवन शैली, नगर नियोजन तथा लेखन प्रणाली में भी भिन्नता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हिंदू सभ्यता वैदिक सभ्यता से अलग संस्कृति थी। एक मत है कि सांस्कृतिक निरंतरता, कुछ मामलों में बताया जाता है कि कुछ सांस्कृतिक तत्वों में समानता देखने को मिलता है दोनों सभ्यता में, कि अग्नि पूजा, पशुपालन, जल प्रबंधन आदि में ये दोनों संस्कृति में समानता देखने को भी मिलता है। यदि वैदिक साहित्य की प्राचीनता के और प्रमाण की बात करें तो आंतरिक प्रमाण के अंतर्गत यह कहा जा सकता है कि सप्त सिंधु क्षेत्र का वर्णन वैदिक साहित्य में देखा गया है। सरस्वती नदी का भी उल्लेख वैदिक साहित्य में देखा गया है, जो कि बहुत प्राचीनता को बताता है। जबकि जनजातीय जीवन के बारे में भी वैदिक साहित्य में जगह देखा जाता है। जबकि पशुपालन प्रधान अर्थव्यवस्था भी आपको वैदिक साहित्य में मिलेगा। और यहाँ पर लौह धातु का अभाव, जो कि प्रारंभिक ऋग्वेद में देखा गया है कि प्रारंभिक उस समय लौह धातु का अभाव भी देखने को मिलता है। यदि ब्राह्मण प्रमाण से चलें तो अवेस्ता से समानता देखने को मिलता है। इंडो यूरोपीय भाषाओं की तुलना होती है और पुरातात्विक खोजें और सांस्कृतिक अवशेष, ये सभी जो है ब्राह्मण प्रमाण के आधार पर इसके प्राचीनता को, वैदिक साहित्य के प्राचीनता को निर्धारित या बताते हैं। तो इस प्रकार से वैदिक साहित्य का कालक्रम को यदि आप देखेंगे तो ऋग्वेदिक काल का जो कालक्रम है 1500 से 1200 ईसा पूर्व। इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1200 से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ब्राह्मण काल, जो कि 1000 से 800 ईसा पूर्व। फिर आता है आरण्यक काल, जो कि 800 से 600 ईसा पूर्व। फिर आता है उपनिषद काल, जो कि 600 से 400 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार से पूरे वैदिक साहित्य का कालक्रम को आप तय कर सकते हैं। वहीं पर इतिहास लेखन जो कि विचारधारा क्या है कि औपनिवेशिक इतिहासकार यह मानते हैं कि वेदों का काल लगभग 1500 ईसा पूर्व यानी आर्यों का भारत आगमन सिद्धांत को वह बताते हैं। जबकि राष्ट्रवादी इतिहासकार वाले लोग बोलते हैं कि वेद अत्यंत प्राचीन है, 4000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व इसका कालक्रम को बताते हैं। और जबकि मार्क्सवादी इतिहासकार लोग बताते हैं कि ऋग्वेद जो कि 1500 से 1200 ईसा पूर्व वैदिक समाज का विकास भौतिक परिस्थितियों से हुआ। जबकि आधुनिक अकादमिक दृष्टिकोण से यह पता लगाया जा सकता है कि भाषाई और पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित संतुलित दृष्टिकोण से उसके काल का निर्धारण होता है। अब हम लोग निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं कि वैदिक साहित्य की जो प्राचीनता का प्रश्न है अभी भी पूर्णतः निश्चित नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने भाषा वैज्ञानिक, पुरातात्विक तथा खगोलीय आधारों पर अलग अलग तिथियां विस्तारित की हैं। फिर भी अधिकांश आधुनिक इतिहासकार के अनुसार ऋग्वेद के प्रारंभिक भागों का काल क्या माना गया है, 1500 से 1200 ईसा पूर्व माना गया है। जबकि उत्तर वैदिक साहित्य का जो काल है वह 1000 से 600 ईसा पूर्व स्वीकारा जाता है। वैदिक साहित्य भारतीय सभ्यता, धर्म, दर्शन और संस्कृति को समझने का एक मूल स्रोत भी माना जाता है। तो ये आप पूरा का पूरा जो है वैदिक साहित्य की प्राचीनता पर आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, अपना आंसर राइटिंग में ये तथ्य को शामिल कर सकते हैं। सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद को। सबसे प्राचीन मंडल 2 से 7 मंडल को माना जाता है। पूरे वेदों की संख्या 4 है। वैदिक यानी वेदों में जो भाषा है वह वैदिक संस्कृत
और वेदों का जो संरक्षण है वह होता है श्रुति परंपरा के अनुसार, मतलब सुन सुनकर जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी आगे इस तरह का वेदों का संरक्षण हुआ। और आधुनिक स्वीकृत ऋग्वेद का काल जो माना जाता है वो है 1500 से 1200 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है कि भारतीय सभ्यता की सबसे प्राचीन साहित्यिक धरोहर है वैदिक साहित्य, और वैदिक साहित्य की प्राचीनता, जो कि आपका जेपीएससी सिलेबस के रूप में एक मुख्य टॉपिक है वैदिक साहित्य की प्राचीनता। नेक्स्ट टॉपिक पर चलें तो नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक साहित्य का स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वैदिक लिटरेचर। सो वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम और महत्वपूर्ण साहित्य कहा जा सकता है, और इसका विकास क्रम 4 स्तरों पर देखा जा सकता है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो वैदिक साहित्य क्या है? तो वेद शब्द यानी विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और यह मुख्यतः श्रुति साहित्य है जो गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप से प्रसारित हुआ। और यदि वैदिक साहित्य के 2 भागों में विभाजित करें तो आपको मिलता है एक श्रुति साहित्य, दूसरा स्मृति साहित्य। तो वैदिक साहित्य का स्तरीकरण को हम लोग 4 मुख्य भागों में डिवाइड कर सकते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो संहिता क्या है? तो संहिता वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन भाग है। इसमें क्या क्या मिलता है? ये इसमें मंत्र, सूक्तों और स्तुतियों का संग्रह है। 4 वेदों की संहिताएं हैं। जैसे ऋग्वेद में क्या है? तो देवताओं की स्तुति होता है इसमें ऋग्वेद में, जबकि सामवेद गान और संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद जो है यज्ञ और विधियों से संबंधित है। अथर्ववेद जादू टोना और चिकित्सा लोक जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। जबकि देवताओं की स्तुति, प्रार्थना, यज्ञों की आधारभूत जानकारी, ये सभी जो है वेदों से यानी संहिता से मिलता है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ भी है। तो नेक्स्ट आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? तो यह संहिताओं की व्याख्या करने वाला ग्रंथ है। जो भी संहिता है, ये सब संहिता है, उसका व्याख्या कौन करेगा? यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की व्याख्या जिससे होगा उसको हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण एक तरह का ग्रंथ है। तो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ में है ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद का व्याख्या करता है, शतपथ ब्राह्मण जो कि यजुर्वेद का व्याख्या करता है, पंचविश ब्राह्मण जो कि सामवेद का व्याख्या करता है, और गोपथ ब्राह्मण जो कि अथर्ववेद का व्याख्या करता है। इसका महत्व क्या है? तो उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जानकारी हमको ब्राह्मण से ही मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ से ही मिलता है, इन सबों के ग्रंथों से ही मिलता है। और राजतंत्र, वर्ण व्यवस्था, यज्ञ प्रधान, धर्म का विकास, ये सभी की जानकारी ये सभी ब्राह्मण ग्रंथों से ही मिलता है। अब आता है अरण्यक। अरण्यक क्या है? तो वन में रहने वाले जो ऋषियों के द्वारा यह रचा गया ग्रंथ था अरण्यक। अरण्यक मतलब होता है वन से संबंधित। तो कर्म कांड से दर्शन की ओर संक्रमण का चरण इसमें बताया गया है, और यज्ञों की प्रतीकात्मक और दार्शनिक व्याख्या इसमें दिया गया है। किसमें? अरण्यक में। तो अरण्यक में प्रमुख अरण्यक कौन कौन है? तो ऐतरेय अरण्यक हैं, तैत्तिरीय अरण्यक हैं और बृहदारण्यक हैं। अरण्यक का भाग है। इसमें क्या है? तो अरण्यक से आप ध्यान, चिंतन और आत्मशोध पर बल, ये सभी के बारे में जान सकते हैं। आंतरिक साधना की ओर उन्मुखता इससे पता चलता है। अब जो है बात करते हैं उपनिषद की। तो उपनिषद क्या है? तो वैदिक साहित्य का जो दार्शनिक और अंतिम चरण है उपनिषद। और उपनिषद का मतलब होता है गुरु के निकट बैठकर प्राप्त ज्ञान, यानी इसमें आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत का विवेचना का बारे में बताया गया है उपनिषद में। और इसमें प्रमुख उपनिषद कौन है? तो ईश है, केन है, कठ है, प्रश्न है, मुंडक है, मांडुक्य है, तैत्तिरीय है, छांदोग्य है और बृहदारण्यक है। तो ये सभी क्या है? बृहदारण्यक इधर नहीं होगा, ये आपका इस भाग का होगा। तो ये आपका उपनिषद में आता है। अब आता है
महत्व क्या है, तो इसमें वेदांत दर्शन की नींव देखने को मिलता है, भारतीय दर्शन को देखने को मिलता है, बौद्ध जैन धर्म पर प्रभाव, ये सभी जो है उपनिषद से आपको मिलता है। और यदि हम लोग बात करते हैं तो वैदिक साहित्य का कालक्रम, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऋग वैदिक का ये 1500 से 1000, अन्य संहिता में 1200 से 800, ब्राह्मण ग्रंथ का जो कालक्रम 1000 से 700 ईसा पूर्व, अरण्यक का 800 से 600 ईसा पूर्व, उपनिषद का 700 से 500 ईसा पूर्व को आप रख सकते हैं। यदि ये धार्मिक विचारों के विकास को समझने में ये सभी आपका सहायक होता है। प्राचीन भारतीय समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था की जानकारी प्रदान करता है। वहीं पर भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन की क्रमिक प्रगति को भी दर्शाता है ये सभी आपके ग्रंथ। इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन का प्रमुख स्रोत भी आप इसको देख सकते हैं इसके स्तरीकरण के महत्व से। जबकि वैदिक साहित्य की विशेषताएं क्या है कि विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य आपको देखने को मिलता है। मौखिक परंपरा से यह संरक्षित है। धार्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक ज्ञान का यह भंडार है। जबकि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में यह मददगार है। तो इस प्रकार से ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद से संबंधित है और सबसे विस्तृत ब्राह्मण ग्रंथ है। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। और गायत्री मंत्र जो है कहाँ से मिला है, तो ऋग्वेद के मंडल 3 से के सूक्त 62 से यह प्राप्त है गायत्री मंत्र इसमें है। और प्रमुख उपनिषदों की संख्या 10 या 13 मानी जाती है। यदि आप इस पूरे जो है देख सकते हैं क्या क्या है, तो पहले संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। तो इस प्रकार से कर्म कांड से ज्ञान और दर्शन की ओर ले जाने में वैदिक साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है और इस तरह से वैदिक साहित्य का विकास हुआ। तो इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत आप ये सारा पॉइंट, तथ्य, फैक्ट्स जो है आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। जो ऋग्वेद के समय जो समाज की स्थिति थी वह कैसी थी। तो इसमें समाज का संरचना आप देखेंगे तो जो ऋग्वेद के काल में जो समाज थी वो सबसे छोटी इकाई इस समाज की वह था परिवार, जिसे कुटुंब भी कहते हैं। और परिवार कैसा था, तो वह पितृसत्तात्मक था। वहाँ पर जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था यानी परिवार था वो क्या था, मातृसत्तात्मक। लेकिन जैसे ही वैदिक सभ्यता आ जाता है वहाँ पर हो जाता है पुरुष प्रधान यानी पितृसत्तात्मक हो जाता है। और परिवार कैसा था, संयुक्त था। परिवार का जो प्रमुख होता है उसको गृहपति कहलाया गया है। जबकि कई परिवार मिलकर क्या बनाते हैं, ग्राम बनाते हैं। और ग्राम का जो प्रमुख होता है वो ग्रामणी कहलाता था। तो इस प्रकार से आप समाज की संरचना ऋग्वैदिक काल में देख सकते हैं। और समाज में जो स्त्रियों की स्थिति थी वह क्या थी, तो उस समय वैदिक सभ्यता में जो स्त्रियों को बहुत ही सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, वह वेद अध्ययन कर सकते थे। ये सब का अधिकार वैदिक काल के स्त्रियों में था। धार्मिक अनुष्ठान में वह भाग ले सकते थे। विवाह सामान्यतः वयस्क अवस्था में होते थे। स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। वहीं पर बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा का भी प्रचलन नहीं था उस समय। यानी बहुत अच्छी स्थिति में कह सकते हैं ऋग्वैदिक कालीन में समाज की स्थिति में, समाज में महिलाओं की स्थिति इस प्रकार है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कैसा था, तो समाज मुख्यतः 4 वर्णों में विभाजित था। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर क्या था, कर्म पर आधारित था। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो वैदिक सभ्यता है यानी ऋग्वेद का जो काल है उस समय जो समाज भले 4 वर्गों में बटा था, लेकिन वहाँ पर 4 वर्गों में जो लोग थे वह जन्म के आधार पर वर्ग में नहीं जाते थे बल्कि कर्म के आधार पर जाते थे। जैसे यदि कोई ब्राह्मण में पैदा हुआ और यदि वह सैनिक का कर्म कर रहा है तो वह क्षत्रिय वर्ग में
जा सकता है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। क्या था विवाह का व्यवस्था? तो ऋग्वैदिक काल में एक पत्नी विवाह सामान्य था, बहुपत्नी विवाह पर अपवाद के स्वरूप में देखा जा सकता है। वहीं पर उस समय स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी, कन्या को वर चुनने की स्वतंत्रता थी। वहीं पर विधवा विवाह के संकेत भी देखने को मिलता है और इसके साथ ही विवाह धार्मिक अनुष्ठान के साथ संपन्न होता था। ये भी आपको उस समाज में देखने को मिलता है। फिर यदि बात करें समाज में शिक्षा और संस्कृति की क्या स्थिति थी, तो शिक्षा का प्रमुख माध्यम सिर्फ मौखिक परंपरा ही था। वेदों का अध्ययन और स्मरण महत्वपूर्ण था सभी के लिए। गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी और ऋचाओं की रचना, संगीत और काव्य का विकास भी आप इस काल में देख सकते हैं। वहीं पर नैतिक मूल्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। श्रेष्ठ दान इस पर ज़्यादा विशेष बल दिया जाता था। जबकि समाज की जीवन शैली और अर्थव्यवस्था कैसा था, तो कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय थे उस समय का, और गाय की धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। जबकि मुख्य फसलें था जौ, गेहूँ, तिल, चना, इस तरह का सभी जो है फसल उगाए जाते थे। लोग ऊन, सूती और चमड़े के वस्त्र पहनते थे। वहीं पर आहार के रूप में दूध, दही, घी, जौ, अनाज आदि का उपभोग करते थे। इसी के साथ कुटीर उद्योग और विनिमय का भी प्रचलन देखने को मिलता है। धार्मिक जीवन कैसा था, तो प्रकृति की शक्तियों की पूजा की जाती थी। जैसे इंद्र हो गया, अग्नि हो गया, वरुण हो गया, मित्र हो गया, सूर्य हो गया, वायु हो गया, उषा हो गया, अश्विन हो गया, तो इन सबों की पूजा की जाती थी। तो इस प्रकार से प्रमुख देवता जो देखने को मिलता है वैदिक काल में वह है इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सूर्य, वायु, उषा, अश्विन आदि। यज्ञ जो है सामाजिक और धार्मिक जीवन का अभिन्न अंग था। वहीं पर ऋचा पाठ होता था, मंत्र, स्रोत और हवन की परंपरा थी उस समय में। यदि प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो उस समय जो वैदिक था, वैदिक जो विशेषता था वैदिक काल में, तो वह क्या था? सरल, संगठित और सहयोगात्मक समाज था उस समय का समाज। स्त्रियों को सम्मानजनक स्थिति था। वहीं पर वर्ण व्यवस्था क्या था? लचीला था और कर्म पर आधारित था। परिवार सामाजिक जीवन का केंद्र था। वहीं पर धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यह है टॉपिक ऋग्वैदिक काल में क्या था उसका आर्थिक स्थिति। तो यह है, तो ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्थिति क्या था, आर्थिक विशेषताएं क्या था। तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित था। लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे और शिकार भी करते थे, जो कि मुख्य व्यवसाय था। जीवन निर्वाह के साधनों की दृष्टि से यह काल बहुत ही आत्मनिर्भर ग्राम्य अर्थव्यवस्था का था। वहीं पर कृषि की क्या स्थिति थी, तो कृषि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग था। भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। हल से जोतने का प्रचलन आपको देखने को मिलेगा। कृषि वर्षा पर निर्भर था और प्रमुख फसल में यौ, जिसको जौ कहते हैं, गेहूँ, चावल, कुछ मस्तरों में तिल, मूंग आदि जो है कृषि था। पशुपालन अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। गाय को अघन्य, जिसे मारा ना जाए, कहा जाता था। गाय धन का प्रमुख साधन था। घोड़ा, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट का भी पालन होता था। दूध, दही, घी, गोबर उत्पाद का उपयोग में लाया जाता था। इसी के साथ शिकार और मत्स्यन भी था। वनों में रहने वाले लोग शिकार क्या करते थे? मृग, हिरन, जंगली सूअर आदि का भी शिकार किया जाता था। नदियों एवं सरोवर से मछली पकड़ना भी प्रचलित था। वहीं पर किस तरह का वाणिज्य और व्यापार था, तो वाणिज्य का विकास प्रारंभिक अवस्था में था। विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, मतलब वस्तु का आदान प्रदान होता था। गाय, घोड़े आदि का लेन देन किया जाता था। स्थलीय एवं जल मार्गों से व्यापार के संकेत भी मिलते हैं। इसी के साथ शिल्प कैसा था, तो शिल्प में घरेलू उद्योग और कुटीर उद्योग प्रचलित थे। कुंभकार घड़े बनाते थे। तक्षक बढ़ई का काम करते थे। करमार लोहार था। चर्मकार चर्म शोधन का काम करता था। तो इस सभी का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा ऊन काटना, वस्त्र बुनना, ये सभी भी आपका उस समय देखने को मिलता है। इसके अलावा
इसमें सामाजिक संगठन का प्रभाव किस तरह का था। सामाजिक संगठन तो जन भिक्षु ग्राम आदि इकाइयों में सामूहिक श्रम और संसाधनों का साझा उपयोग होता था। धन और मुद्राएं भी देखने को मिलता है, तो गाय को प्रमुख धन का स्रोत माना जाता था। सोना चांदी तांबा आदि धातुओं का ज्ञान था उनको। रत्नों का भी उपयोग होता था। मुद्राओं का प्रचलन नहीं था। और श्रम विभाजन में देख सकते हैं कि समाज कार्य विभाजन पाया जाता था। कृषक पशुपालक शिल्पकार पुरोहित योद्धा ये सभी जो है दास और दासी भी कार्य करते थे, परंतु वे संपत्ति नहीं माने जाते थे। आर्थिक संस्थाएं में क्या थी, तो ग्राम्य जीवन इकाई पर आधारित अर्थव्यवस्था था। परिवार एवं कुल आर्थिक इकाई थे। सभाओं के माध्यम से संसाधनों का उपयोग एवं वितरण होता था। इस प्रकार से ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में के प्रमुख विशेषता में आ जाते हैं तो जीवन निर्वाह प्रधान अर्थव्यवस्था था। कृषि और पशुपालन पर आधारित था। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता था। आत्मनिर्भर और सामुदायिक स्वरूप देखने को मिलता है। विनिमय प्रणाली पर आधारित व्यापार देखने को मिलता है और तकनीक और स्थान साधनों का भी सीमित विकास देखने को मिलता है। तो निष्कर्ष पर क्या आते हैं, निष्कर्ष पर ये आते हैं कि ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। यह अर्थव्यवस्था के प्रकृति के साथ सामंजस्य सामुदायिक सहयोग और आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। व्यापार शिल्प और उद्योग प्रारंभिक अवस्था में थे, किंतु जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। यह काल मानव सभ्यता के आर्थिक विकास की नींव रखने वाला काल था। तो ये आप पूरा आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं उस समय का आर्थिक स्थिति पर। तो ये था टॉपिक। अगला टॉपिक है कि धार्मिक स्थिति क्या थी। उस समय देवताओं की प्रकृति क्या थी, तो आर्यों ने प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को देवता के रूप में पूजा था। ऋग्वेद में 33 प्रमुख देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें इंद्र वरुण मित्र सूर्य उष्णा औषा अग्नि ये सभी हैं, जबकि पृथ्वी संबंधित पृथ्वी अग्नि वायु सोम ये सभी है। इंद्र सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माना जाता था। वहीं पर प्रमुख धार्मिक विशेषता में प्रकृति पूजा भी प्रमुख था, जैसे सूर्य अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश उषा आदि की उपासना होता है। बहुदेववाद यानी विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों को अलग अलग देवता माना गया। देवता सर्वशक्तिमान नहीं थे, अपितु मनुष्यों के समान गुण दोष वाले माने गए। वहीं पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुति और प्रार्थना की जाती थी। धार्मिक जीवन का केंद्र क्या था, यज्ञ था, परंतु यह सरल एवं गृहस्थ स्तरों का होता था। वहीं पर किसी संगठित पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व नहीं होता था और प्रत्येक गृहपति स्वयं यज्ञ करता था। वहीं पर धार्मिक ग्रंथ और स्रोत की बात करते हैं तो ऋग्वेद मुख्य धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें देवताओं की स्तुति मिलती है। सूक्तों की संख्या 1028 है, जबकि मंडल 10 हैं और यह ग्रंथ धार्मिक सामाजिक एवं ऐतिहासिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। यज्ञ भी होता था धर्म की स्थिति में, यहाँ पर यज्ञ को भी देखने को मिलता है। तो यह धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण यह अंग था। यह मुख्यतः अग्नि में हवि यानी घी जौ सोम आदि अर्पित करके देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। यह सामुदायिक होता था, जिसमें परिवार या जन समूह की भागीदारी होती थी। यज्ञ का उद्देश्य क्या था, तो वर्षा की प्राप्ति पशुधन की वृद्धि शत्रु पर विजय संतान प्राप्ति ये सभी के लिए यज्ञ किया जाता था। धार्मिक मान्यताएं और विश्वास क्या था कि आत्मा की अमरता में विश्वास के संकेत मिलते हैं। पुनर्जन्म की अवधारणा के प्रारंभिक संकेत मिलता है। मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने की कल्पना थी उस समय, जहां सुख भोग मिलता है। पाप पुण्य की धारणा और रीत में विश्वास यानी सार्वभौमिक नियम व्यवस्था पर विश्वास के होता था। वहीं पर धार्मिक जीवन की विशेषता में धर्म सरल और प्राकृतिक था, सामुदायिक जीवन से जुड़ा हुआ था, कर्मकांड सरल और सीमित था। वहीं पर पशुधन की रक्षा होती थी, वृद्धि और समृद्धि की कामना की जाती थी। इस प्रकार से यदि आप पूरे निष्कर्ष पर आते हैं तो ऋग्वैदिक काल में जो धार्मिक स्थिति थी वह प्रकृति पूजा बहुदेववाद यज्ञ प्रधान सरल आस्था पर आधारित थी। यह व्यवस्था आर्यों के सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में भी गहराई से समाई हुई थी और आगे चलकर ये सभी चीज़ें जो है उसका आधारशिला बना। तो इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में धार्मिक स्थिति को आप समझ सकते हैं।
अब आते हैं कि जो ये आपका ऋग वैदिक काल से संबंधित क्या ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि प्रारंभिक वैदिक लोगों के धर्म के स्वरूप की चर्चा करें। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ऋग वैदिक काल में जो लोग थे उन लोग का धर्म के प्रति किस प्रकार का सोच था, किस तरह से धर्म का वो पालन करते थे, उस समय के जो धर्म का स्वरूप था वह क्या था, इसका चर्चा करना है। तो इसमें आपको इस प्रकार से लिखना है कि वैदिक प्रारंभिक वैदिक काल, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है जिसमें उसका कालखंड बता देना है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जिसमें आपका होता है भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है। और इस काल की जानकारी मुख्यतः कहाँ से मिलता है, तो ऋग्वेद से मिलता है। जबकि वैदिक आर्यों का धार्मिक जीवन प्रकृति, यज्ञ, देवताओं और नैतिक मूल्यों पर आधारित था। और उनका धर्म क्या था, सरल कर्म प्रधान था, प्रकृति के प्रति श्रद्धा से युक्त था। और बाद के काल की तुलना में इसमें जटिल हुआ, जिसमें कर्मकांड हुआ, मूर्ति पूजा बाद में आया, उत्तर वैदिक काल में आया। मंदिर व्यवस्था भी उत्तर वैदिक काल में था। तो इस तरह से ये सभी जो है मूर्ति पूजा, मंदिर व्यवस्था और कर्मकांड, ये शुरू के वैदिक काल में नहीं था। अब हम लोग किस तरह का और धर्म देखने को मिलता है, तो शुरू में जो वैदिक काल में आपको देखने को मिलता है वो प्रकृति पूजक के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें आपका सूर्य का पूजा होता था, अग्नि का, वायु का, वर्षा, पृथ्वी का, ये सभी चीज़ें आप उसको लिख सकते हैं। इसमें प्रमुख देवता के अंतर्गत लिख सकते हैं इंद्र के बारे में, अग्नि के बारे में, वरुण के बारे में, सूर्य के बारे में, वायु के बारे में, सोम के बारे में। सोम क्या था, तो अमृत और उत्साह से संबंधित देवता था। और इस प्रकार वैदिक धर्म प्रकृति पर आधारित था और मानव के घनिष्ठ संबंध को भी व्यक्त करता है। उस समय का जो धर्म था वह बहुदेववादी था। क्या था, बहुदेववादी। एक देववादी नहीं था, बहुदेववादी था। तो प्रारंभिक वैदिक धर्म में अनेक देवताओं की उपासना की जाती थी। ऋग्वेद में लगभग 33 देवताओं का उल्लेख है। इसके बाद ऋग्वेद में कहा गया कि एक सद विप्रा बहुथा वदंती, यानी सत्य एक है परंतु ज्ञानी उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक धर्म में एक ईश्वरवाद की भावना के प्रारंभिक तत्व भी विद्यमान देखने को मिलता है। वहीं पर आप यज्ञ प्रधान को भी आप उसमें लिख सकते हैं, यानी वो जो धार्मिक स्थिति थी उसमें यज्ञ भी आता था। तो प्रारंभिक वैदिक धर्म में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या था, यज्ञ था। तो यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था तथा उसमें वर्षा, संतान, धन, पशुधन, विजय की कामना के लिए वो यज्ञ किया जाता था। यह एक तरह से सामूहिक होता था, पारिवारिक समूह से होता था। और यहाँ पर यज्ञ में पुरोहितों की सीमित भूमिका देखने को मिलता है। यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि एक तरह से एक सामाजिक एकता और आर्थिक समृद्धि का भी माध्यम देखने को मिलता है। वहीं पर धार्मिक स्थिति में मूर्ति पूजा और मंदिरों का अभाव भी आप लिख सकते हैं। तो प्रारंभिक वैदिक धर्म में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह था कि इसमें मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। वहीं पर देवताओं की उपासना मंत्रों, स्तुतियों और यज्ञों के माध्यम से होता था। तो मंदिरों का निर्माण नहीं होता था उस समय। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता में देव प्रतिमाओं की स्थापना नहीं की जाती थी। धार्मिक क्रियाएं खुले स्थान या यज्ञशालाओं में संपन्न होती थी। वहीं पर नैतिकता एवं रीत की अवधारणा वहाँ पर विद्यमान देखने को मिलता है। तो वैदिक धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था बल्कि नैतिक जीवन पर भी बल देता था। इसका प्रमुख आधार क्या है, रीत था। रीत का अर्थ होता है ब्रह्मांड की शाश्वत व्यवस्था, सत्य और न्याय और प्राकृतिक एवं नैतिक नियम। इस समय जो है रीत का व्यवस्था था। वरुण को रीत का संरक्षक माना जाता था। वरुण भी एक देवता था, तो वह क्या था, रीत का संरक्षक था। जबकि मनुष्य से अपेक्षा की जाती थी कि वह सत्य बोले, वचन का पालन करे और सामाजिक नियमों का सम्मान करे।
तो ये सभी आप इसमें लिख सकते हैं। साथ ही जो धार्मिक स्थिति में परलोक और पुनर्जन्म संबंधी विचार भी, मान्यताएं भी रखते थे, तो ये भी आप बात कर सकते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, पुण्यात्मा स्वयं स्वर्ग जाती है, इस तरह के पितरों का सम्मान किया जाता था। तो इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं। वहीं पर स्त्री की धार्मिक स्थिति भी बता सकते हैं कि बहुत अच्छी सम्मानजनक स्थिति थी स्त्रियों की, वे धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेते थे, तो इस प्रकार से वो बता सकते हैं। साथ ही जादू टोना और अंधविश्वास का भी सीमित प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो प्रारंभिक वैदिक धर्म है उसमें जादू टोना और अंधविश्वास भी देखने को मिलता है। तो ये सारा चीज़ आप उसमें जो है आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। साथ ही धार्मिक सहिष्णुता को भी आप दिखा सकते हैं कि उस समय जो वैदिक धर्म थे वो कट्टरता उनमें नहीं थी, वे विभिन्न देवताओं की उपासना स्वीकार करते थे, किसी एक देवता की अनिवार्य पूजा का आग्रह नहीं किया जाता था। साथ ही लौकिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। प्रारंभिक वैदिक धर्म का जो लक्ष्य था वो मोक्ष या संन्यास नहीं था। लोग मुख्यतः निम्नलिखित कामना करते थे: दीर्घायु, पशुधन, समृद्धि, विजय, सुख, ये सभी। तो इस प्रकार से आप इस पे लिख सकते हैं कि निष्कर्ष के तौर पर कि प्रारंभिक वैदिक धर्म भारतीय धार्मिक परंपरा का आधारभूत चरण था और इसकी प्रमुख विशेषता प्रकृति पूजा, बहुदेववाद, यज्ञ प्रधानता, नैतिकता, रीत की अवधारणा, मूर्ति पूजा का भाव तथा सरल धार्मिक आचरण का था। यह धर्म जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखता था और मानव तथा प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता था। बाद के उत्तर वैदिक काल उपनिषदों और भारतीय दार्शनिक परंपराओं के विकास में इसी धार्मिक आधार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इस प्रकार से इस तरह से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो ये था कंप्लीट स्टडी, कंप्लीट आपका टॉपिक का डिस्कशन। तो यदि आप इस तरह के डिस्कशन चाहते हैं और अपना टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपना सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक करें और जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।